अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर को ऑन करना, कंप्यूटर को ऑफ करना, कंप्यूटर के फ़ायदे, कंप्यूटर के नुकसानात, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मेमोरी यूनिट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 बेसिक मेन पार्ट्स हैं: माउस, कीबोर्ड, एलसीडी और सिस्टम यूनिट। अगर हम कंप्यूटर में प्रॉपर तौर पर सही तरीके से कोई काम करना चाहते हैं तो इन चारों पार्ट्स का होना ज़रूरी है। और ये 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? माउस, कीबोर्ड, एलसीडी और सिस्टम यूनिट। माउस और कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, जबकि सिस्टम यूनिट तमाम जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है। जबकि एलसीडी की मदद से हम देख सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर क्या काम इस वक्त कर रहा है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। देयर आर 4 बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर: माउस, कीबोर्ड, एलसीडी एंड सिस्टम यूनिट। टर्न ऑन योर कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को ऑन कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो कंप्यूटर होता है उसकी जो पावर केबल है उसे हमें अपने बिजली के बोर्ड के साथ कनेक्ट करना होता है और वहां पर जो भी बटन होता है उसको भी ऑन करना होता है। वहां से ऑन करने के बाद हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके सिस्टम यूनिट पर एक इस तरह के निशान वाला बटन होता है। इसको आपने एक दफा से प्रेस कर देना है और हमारा कंप्यूटर ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर प्रॉपर तौर पर ऑन होने में 1 या 1.5 मिनट लगा सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड किस तरह की है। अगर हमारा कंप्यूटर एक फास्ट है तो वो जल्दी ऑन हो सकता है। टर्न ऑन योर कंप्यूटर। पुट द पावर केबल इनटू द मेन पावर सप्लाई। सबसे पहले हमें पावर केबल जो होती है उसे मेन पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना होता है। प्रेस द पावर बटन ऑफ सिस्टम यूनिट। उसके बाद सिस्टम यूनिट पर जो पावर बटन होता है उसको हमें प्रेस करना होता है। और ये पावर बटन कौन सा होता है? आपने ये निशान याद रखना है कि इस तरह के निशान वाला, इस तरह के सिंबल वाला पावर बटन होता है। इसको आपने प्रेस करना होता है और हमारा कंप्यूटर ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। हम अपने कंप्यूटर को ऑफ किस तरह करेंगे? कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए डायरेक्ट जो मेन हमारा पावर बटन होता है उसी को प्रेस करके ऑफ नहीं किया जाता और ना ही जो हमारी मेन पावर केबल होती है उसे डायरेक्ट निकाल कर भी ऑफ नहीं करना चाहिए। कंप्यूटर को प्रॉपर तौर पर ऑफ करने के लिए आपने कंप्यूटर के अंदर से उसको ऑफ करना होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और स्टार्ट मेन्यू में एक बटन होता है शट डाउन का, उस पर हम क्लिक करेंगे माउस की मदद से और वहां से हमारा कंप्यूटर प्रॉपर तौर पर ऑफ होगा। अब ये स्टार्ट मेन्यू कहां पर होता है? जब हमारा कंप्यूटर मुकम्मल तौर पर ऑन होता है तो कंप्यूटर के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर एक स्टार्ट बटन मौजूद होता है और वो कुछ इस तरह के निशान वाला बटन होता है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं माउस की मदद से और आगे एक मेन्यू ओपन होता है। इस मेन्यू को हम स्टार्ट मेन्यू कहते हैं और इसी स्टार्ट मेन्यू में एक शट डाउन का बटन होता है। इसको हम प्रेस करते हैं और हमारा कंप्यूटर ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है। याद रहे, जब भी कंप्यूटर को ऑफ करना है वो स्टार्ट मेन्यू से ही ऑफ करना है। कंप्यूटर को अगर हम मुसलसल मेन जो हमारा पावर बटन होता है वहां से ऑफ करते रहें तो कुछ अरसे के बाद हमारा कंप्यूटर खराब हो सकता है। तो आपने जब भी कंप्यूटर को ऑफ करना है, कहां से ऑफ करना है? स्टार्ट बटन से ही कंप्यूटर को ऑफ करना है। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फायदे। देखिए, हम कंप्यूटर सीख रहे हैं, इसके अलावा कंप्यूटर पढ़ भी रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? तो कंप्यूटर का एक तो ये फ़ायदा होता है स्पीड। हम कंप्यूटर पर कोई भी काम बहुत ज़्यादा स्पीड में कर सकते हैं। दूसरा कंप्यूटर का फ़ायदा होता है एक्यूरेसी। कंप्यूटर पर हम कोई भी काम बहुत ज़्यादा दुरुस्तगी के साथ, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो कंप्यूटर में हम कोई भी काम बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर के अंदर हम बहुत ज़्यादा मिकदार में अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अब हमारा डाटा जो है वो बेशक वीडियोस की फॉर्म में हो, इमेज की फॉर्म में हो, कोई बुक्स वगैरह हो, तो वो सारा जो भी हमारा डाटा होता है वो हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में हम कंप्यूटर में अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन। कंप्यूटर की मदद से हम ऑनलाइन एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं। रिसर्च। अगर हमें किसी भी टॉपिक के बारे में कोई समझ ना आ रही हो तो हम कंप्यूटर की मदद से कुछ रिसर्च भी कर सकते हैं, यानी उस टॉपिक पर हम सर्च कर सकते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड जो डिटेल होती है वो हम कंप्यूटर की मदद से हासिल कर सकते हैं। और लास्ट पर जो कंप्यूटर का एडवांटेज है वो है एम्प्लॉयमेंट। अगर एक अच्छे हम कंप्यूटर के यूज़र हैं तो अच्छी जॉब मिलने के भी चांसेस हमारे काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, ऑनलाइन एजुकेशन, रिसर्च, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे कंप्यूटर के एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के नुकसानात। देखिए कोई भी चीज़ होती है उसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। जैसे मोबाइल, अब मोबाइल के भी फ़ायदे होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। मोबाइल का फ़ायदा क्या है कि हमारा कोई भी हमसे दूर हो तो हम उससे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन नुकसान मोबाइल का क्या है, अगर हम मुसलसल मोबाइल को इस्तेमाल करते रहें तो हमारी स्टडी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, तो ये मोबाइल का नुकसान है। इसी तरह कंप्यूटर के भी फ़ायदे हैं और नुकसानात भी हैं। कोई भी चीज़ हो उसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है हम पर कि हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उसे अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करें तो हमें उससे फ़ायदे ही मिलते हैं, और अगर हम उसे बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल करें तो वो फिर उसके नुकसानात भी हो सकते हैं। बहरहाल कंप्यूटर के जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है हेल्थ इशू। अगर हम मुसलसल बहुत ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करते रहें तो उसकी वजह से हमारी सेहत पर भी उसका बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा हमारी आइज़ जो हैं वो भी ख़राब हो सकती हैं, हमारी जो नज़र है उसका भी मसला बन सकता है अगर हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करें तब। वायरस एंड हैकिंग, कंप्यूटर के अंदर वायरस भी होता है और हैकिंग भी हो सकती है, तो वायरस और हैकिंग की वजह से हमारे कंप्यूटर में जो डाटा है वो ज़ाया भी हो सकता है और हमारा डाटा जो है वो कोई और चुरा भी सकता है। नेगेटिव इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, कंप्यूटर की वजह से माहौल पर बुरा असर भी पड़ रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करते रहते हैं और वो अपनी फैमिली से फिर डिस्कनेक्ट रहते हैं या फिर अपने फ्रेंड से वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स के साथ या बाहर ग्राउंड में उनका जो खेलना कूदना है वो कम हो जाता है, तो इस तरह से ये कंप्यूटर का एक नेगेटिव इफेक्ट है एनवायरनमेंट में, हमारे माहौल में। स्प्रेड ऑफ वायलेंस, कंप्यूटर की मदद से हेट भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, यानी एक दूसरे के खिलाफ हम आसानी से बात कर सकते हैं और इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ नेगेटिव चीज़ें हम फैला सकते हैं, तो कंप्यूटर का ये भी एक तरह का नुकसान है। साइबर क्राइम्स, ऑनलाइन इंटरनेट पर जो क्राइम्स होते हैं उन्हें हम साइबर क्राइम्स कहते हैं, तो साइबर क्राइम्स में हमारा जो अकाउंट होता है उसके अंदर अगर पैसे वगैरह हो तो वो भी कोई चुरा सकता है, तो इस तरह से कंप्यूटर की मदद से साइबर क्राइम्स भी हो रहे हैं। इमोरल थिंग्स, गैर अखलाकी चीज़ें, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा गैर अखलाकी चीज़ें भी हो सकती हैं और अगर हम इस तरह का गैर अखलाकी काम करें तो ये भी कंप्यूटर का एक डिसएडवांटेज होगा। जैसे बहुत ज़्यादा हम अगर मूवीज़ वगैरह या सॉन्ग्स वगैरह ही सुनते रहें कंप्यूटर में तो ये कंप्यूटर का फिर एक लिहाज से डिसएडवांटेज होगा। Disadvantages of computer, health issue, virus and hacking, negative effect on environment, spread of violence, cyber crimes and immoral things, ये सारे कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में दो तरह की चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हाथ लगा सकते हैं, वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहलाते हैं, और कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट्स जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते, टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगर हम रियल लाइफ में गौर करें तो जिन चीज़ों को हम हाथ लगा सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाती हैं और वो चीज़ें जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते वो सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल एक टेबल है, गिलास है, तो उसको हम टच कर सकते हैं, वो क्या होगा, हार्डवेयर। जबकि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते बल्कि सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे कि एयर यानी कि हवा को हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं, तो हवा किसकी एग्जांपल होगी, सॉफ्टवेयर की। इसी तरह हमारा जो जिस्म है वो भी एक तरह से हार्डवेयर है, क्योंकि हम जिस्म के किसी भी पार्ट को टच कर सकते हैं, जैसे हैंड्स, फिंगर्स, लेग्स वगैरह, इसके अलावा फीट, इन तमाम चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, तो ये सारे क्या होंगे, हार्डवेयर। जबकि हमारे अंदर, हमारे जिस्म के अंदर जो सोल है, जो रूह है, उसको हम टच नहीं कर सकते, तो वो क्या होगी, सॉफ्टवेयर होगी। या रूह हम क्या कह सकते हैं कि रूह हमारे जिस्म के अंदर जो है वो एक सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। अब जरा आप बताएं कि एक बिजली का जो बल्ब होता है वो बल्ब हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर? आप जरा खुद सोचें कि क्या हम उसको टच कर सकते हैं या नहीं टच कर सकते। बहुत ही आसान है, अगर हम बिजली के बल्ब को टच कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा, हार्डवेयर, और अगर हम उसको टच नहीं कर सकते तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, वो सॉफ्टवेयर होगा। तो बिजली के बल्ब को हम टच कर सकते हैं, यानी उसको हम छू सकते हैं, तो हमारा जो बिजली का बल्ब होगा वो क्या होगा, हार्डवेयर। लेकिन बिजली का बल्ब जब ऑन होता है, रोशन होता है, तो उसकी जो रोशनी है हम उसको टच नहीं कर सकते, उसको हम हाथ में नहीं पकड़ सकते, तो बिजली के बल्ब की जो रोशनी होगी वो किसकी एग्जांपल होगी, सॉफ्टवेयर की।
उम्मीद करता हूँ आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अब इसी तरह कंप्यूटर में भी ऐसे पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, और कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। टचेबल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, सिस्टम यूनिट और एलसीडी। ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं ये हार्डवेयर हैं क्योंकि हम इनको टच कर सकते हैं। जबकि अनटचेबल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम डायरेक्ट हाथ में हम नहीं पकड़ सकते, उनको हम डायरेक्ट नहीं छू सकते, तो वो प्रोग्राम्स क्या कहलाएंगे? सॉफ्टवेयर। आगे हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, और इसकी एग्जांपल मैंने बताई है कि कीबोर्ड, माउस, एलसीडी और सिस्टम यूनिट, ये सारे क्या हैं? ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि हार्डवेयर को 4 क्लासेस में 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। हार्डवेयर को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, और वो 4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और सिस्टम यूनिट। Hardware can be classified into 4 groups: input, output, storage and system unit. Input ऐसे कंपोनेंट्स को कहते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को कुछ दे सकते हैं, जबकि आउटपुट कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट्स को कहा जाता है जिनकी मदद से हम कंप्यूटर से कुछ हासिल कर सकते हैं, जबकि स्टोरेज ऐसे कंपोनेंट्स को कहा जाता है जिनके अंदर हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। और सिस्टम यूनिट क्या करता है? इन तमाम अवामिल को, जो इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज का काम हो रहा होता है, इन तमाम अवामिल को सिस्टम यूनिट कंट्रोल कर रहा होता है। अब अगर आप जरा गौर करें तो जब हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम कंप्यूटर पर जो भी काम करते हैं वो कीबोर्ड और माउस की मदद से कर सकते हैं। तो कीबोर्ड और माउस क्या होंगे? इनकी मदद से हम कंप्यूटर को कुछ दे सकते हैं, तो कीबोर्ड और माउस क्या होंगे? इनपुट। जबकि कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट्स जिनकी मदद से हम कंप्यूटर से कुछ हासिल कर सकते हैं वो आउटपुट कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो एलसीडी की मदद से हम कंप्यूटर पर कुछ भी देख सकते हैं, तो एलसीडी क्या होगी? एक आउटपुट डिवाइस होगी। स्टोरेज कंपोनेंट्स या स्टोरेज डिवाइसेस, हमारा जो किया हुआ काम है उसको हम स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ताकि हम फ्यूचर में उसको इस्तेमाल कर सकें। तो कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट्स जो हमारे डाटा को स्टोर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस या स्टोरेज कंपोनेंट्स। और सिस्टम यूनिट, सीपीयू इसकी बेस्ट एग्जांपल है, यानी कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है उसको हम सिस्टम यूनिट कह सकते हैं। सिस्टम यूनिट ओवरऑल एक पूरा केस होता है जिसके अंदर बाकी तमाम कंपोनेंट्स भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन सिस्टम यूनिट का जो मेन कंपोनेंट्स है वो है प्रोसेसर या सीपीयू। उम्मीद करता हूँ आपको हार्डवेयर के बारे में समझ आ गई होगी। हार्डवेयर को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है? 4 क्लासेस में: इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और सिस्टम यूनिट। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, यानी ये अनटचेबल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 2 क्लासेस में या 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो 2 क्लासेस कौन कौन सी हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कंप्यूटर हार्डवेयर को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया, और वो हार्डवेयर की 4 क्लासेस कौन कौन सी थी? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और सिस्टम यूनिट। इसी तरह सॉफ्टवेयर को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है: सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को मजीद आगे 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है: ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटीज में। बहरहाल आपने जस्ट मेन इतना याद रखना है कि सॉफ्टवेयर को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है: सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करवाते हैं या कंप्यूटर को मेंटेन रखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं? कंप्यूटर को ऑन करवाते हैं और कंप्यूटर को मेंटेन रखते हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें हम अपना कोई भी काम कर सकते हैं, और हम कंप्यूटर मेन जो यूज करते हैं या हमारा कंप्यूटर मेन परचेज करने का, खरीदने का जो मेन मकसद होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम करना है। और हम कंप्यूटर खरीदते भी मेन किस वजह से हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की वजह से। बहरहाल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, और सॉफ्टवेयर को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है: सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? कंप्यूटर को ऑन करवाते हैं या मेंटेन रखते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनमें हम यूजर जो हैं वो अपना कोई भी काम इसमें कर सकते हैं। हमारा जो भी काम होता है वो किस में होता है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर होता है।
Software can be classified into two classes, system software and application software. اور میں نے آپ کو بتایا کہ سسٹم سافٹ ویئر کو مزید دو کلاسز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، آپریٹنگ سسٹم اینڈ یوٹیلٹیز۔ میموری یونٹس، کمپیوٹر کے اندر جو ہم ڈیٹا سٹور کرتے ہیں اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان لمیٹڈ جتنا مرضی ڈیٹا چاہیں سٹور کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ کمپیوٹر کی جو میموری ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے۔ تو کمپیوٹر کی میموری کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں میموری یونٹس کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے۔ کمپیوٹر کے میموری یونٹ میں جو سب سے چھوٹا کمپیوٹر کا میموری یونٹ ہے وہ ہے بٹ۔ بٹ کمپیوٹر کا سب سے چھوٹا میموری یونٹ ہے۔ اس کے بعد بائٹ آتا ہے، پھر کلو بائٹ ہے، پھر میگا بائٹ ہے، نیکسٹ گیگا بائٹ اور ٹیرا بائٹ ہیں۔ کلو بائٹ کو ہم شارٹ کٹ کے بی بھی کہہ سکتے ہیں، میگا بائٹ کو ایم بی، گیگا بائٹ کو جی بی اور ٹیرا بائٹ کو ٹی بی بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ میموری یونٹس ہیں۔ دیکھیں اگر ہم نارمل مارکیٹ میں جائیں تو کوئی بھی ہمیں چیز خریدنی ہو، پرچیز کرنی ہو تو ہم ایک خاص یونٹ کے تحت ہی پرچیز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہمیں چینی پرچیز کرنی ہے تو چینی ہم کلو گرام میں پرچیز کریں گے۔ ہم شاپ والے کو کہیں گے کہ ہمیں 1 کلو، 5 کلو یا جتنی بھی چینی ہمیں ضرورت ہو ہم اتنی مقدار بتاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم مارکیٹ میں پائپ یا کچھ اس طرح کی چیز خریدنے جائیں تو وہاں پر ہم لینتھ بتاتے ہیں کہ ہمیں 5 فٹ، 10 فٹ یا اتنا لمبا پائپ ضرورت ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر کے اندر یا کمپیوٹر کی جو چیز ہوتی ہیں ان کے بھی ایک خاص میموری یونٹس ہوتے ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، بٹ، بائٹ، کلو بائٹ، میگا بائٹ، گیگا بائٹ اور ٹیرا بائٹ۔ بٹ کمپیوٹر کا سب سے چھوٹا میموری یونٹ ہے، اس کے بعد آتا ہے بائٹ۔ اگر 8 بٹ ہوں تو 1 بائٹ بنتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ریئل لائف میں اگر ہم دیکھیں تو 5 کلو اگر ہمارے پاس چینی ہو تو ہم اسے 1 دھڑی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اگر ہمارے پاس 8 بٹ ہوں تو وہ 1 بائٹ کے برابر ہوتا ہے۔ پھر 1024 اگر بائٹ ہوں تو وہ 1 کلو بائٹس کے برابر ہوتے ہیں۔ نیکسٹ 1024 اگر ہمارے پاس کلو بائٹ ہوں تو وہ 1 میگا بائٹ کے برابر بنتے ہیں۔ پھر 1024 اگر ہمارے پاس میگا بائٹ ہوں تو وہ 1 گیگا بائٹ کے برابر بنتے ہیں۔ نیکسٹ 1024 اگر گیگا بائٹ ہوں تو وہ 1 ٹیرا بائٹ کے۔ یہ تمام میموری یونٹس ہیں، ان کو تھوڑا سا آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یاد کرنے میں آسانی کے لیے آپ 1024 کے بجائے صرف 1000 یا 1000 بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی 1000 جو بائٹس ہیں وہ تقریباً 1 کلو بائٹس کے برابر ہوتے ہیں یا 1 کے بی کے۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس 1000 ایم بی ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 1 جی بی کے برابر ہے، یعنی کہ 1 گیگا بائٹ کے۔ ان کے شارٹ کٹ نیم بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہمارے پاس 1000 ایم بی ہوں تو وہ کتنے کے برابر ہوتے ہیں؟ 1 جی بی کے۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس 10000 ایم بی ہوں یعنی 10,000 ایم بی ہوں تو وہ کتنے جی بی کے برابر ہوں گے؟ 10 جی بی کے۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس 50,000 ایم بی ہوں یعنی 50,000 ایم بی ہوں تو وہ کتنے جی بی کے برابر ہوں گے؟ 50 جی بی یعنی کہ 50 جی بی کے۔ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اگین اگر ہمارے پاس 25 جی بی ہو یعنی کہ 25 گیگا بائٹ ہو تو وہ کتنے میگا بائٹ کے برابر ہوتا ہے؟ وہ 25,000 میگا بائٹ کے برابر ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میموری یونٹس کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ذرا ہم اپنی ویڈیو کو سم اپ کر لیتے ہیں۔ ہم نے آج کی اس ویڈیو میں پارٹس آف کمپیوٹر، ٹرن آن اینڈ ٹرن آف یور کمپیوٹر، ایڈوانٹیجز آف کمپیوٹر، ڈس ایڈوانٹیجز آف کمپیوٹر، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور میموری یونٹس کے بارے میں پڑھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن میں آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو کم از کم 2 یا 3 بار ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کمپیوٹر کی فیلڈ سے پہلے ان ٹچ ہیں، کمپیوٹر کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ نہیں ہیں، تو آپ کے لیے اس ویڈیو کو 2 یا 3 بار دیکھنا ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں جو ٹاپک کور کیے گئے ہیں، اگر آپ کو ان ٹاپکس کے بارے میں سمجھ نہیں آئی یا کسی قسم کا بھی کوئی بھی پرابلم ہے ان ٹاپک سے ریلیٹڈ تو وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔